वो आपके साथ हैदर जैदी और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल में भी आपका स्वागत है और देश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आज आपको बताएंगे प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2022 की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग आज लखनऊ पहुंच रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ मंगलवार दोपहर बाद पहुंचेंगे। 4 बजे योजना भवन में वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:15 बजे सभी जिलों के डीएम और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 29 दिसंबर को जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों और पुलिस आयुक्तों के साथ भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग अगले दिन सुबह डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगा। दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग चुनाव की तमाम तैयारियों के साथ साथ कोविड की मौजूदा स्थिति और नए वेरिएंट के प्रभाव को भी लेकर चर्चा करेगा। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच चुनाव आयोग चुनाव कराने से पीछे नहीं हट रहा है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में राजनीतिक दलों की रैलियां किसी खतरे से कम नहीं है। तो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की रैलियों को लेकर ठोस फैसले ले सकती है। तो वहीं चुनाव आयोग के लिए कोरोना के बीच में चुनाव कराना एक चुनौती बनता दिखाई पड़ रहा है। तो ओमिक्रॉन की दस्तक चुनावी मौसम में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, ओमिक्रॉन बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव कराने की बनेगी रणनीति या आज शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक। आपको बता दें 4 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा चुनाव आयोग। शाम 6:15 पर सभी डीएम नोडल अफसरों से भी मुलाकात। क्या थमेगा रैलियों का सिलसिला और फिर होंगे चुनाव? ओमिक्रॉन की दस्तक चुनौतीपूर्ण रहेगा चुनाव। तो निर्वाचन आयोग का मंथन आज होगा और उत्तर प्रदेश लगातार टीम पहुंच रही है। उसको लेकर जिस तरह से निर्वाचन आयोग अब ये बैठक करेगा उत्तर प्रदेश से, आपको बता दें लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। और क्या रैलियां में जो प्रचार हो रहा है, जिस तरह से बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं, ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, चुनौतीपूर्ण रहेगा चुनाव। ये लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है और हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया था। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस पर रोक लगेगी, क्या फैसला चुनाव आयोग इन बैठकों के बाद लेने वाला है। तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। 5 राज्यों का चुनाव टलेगा या फिर कुछ और इसमें हो सकता है, कुछ सावधानियों के साथ चुनाव कराया जा सकता है। यूपी इलेक्शन में आपको बता दें 29 दिसंबर को आ रही है चुनाव आयोग की टीम। लगातार अब मुलाकात और बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। सभी जिलों के डीएम और एसपी बुलाए गए हैं लखनऊ। आपको बता दें क्या टलेंगे चुनाव, इसी पर आज हम लोगों से राय लेंगे। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि चुनाव टाले जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पीएम मोदी से अपील की थी और चुनाव आयोग से अपील की थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और चुनावों को टाल दिया जाए। अब चुनाव आयोग यूपी के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ बैठक करने जा रहा है। बैठक के बाद रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर चुनाव पर आयोग फैसला लेगा। अब यह देखना होगा कि क्या फैसला चुनाव आयोग ले सकता है। चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है और आज आ रही है, यानी टीम 28 और 29 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में रहेगी। इस दौरान यूपी के सभी जिलों से जिलाधिकारियों, एसपी, एसएसपी को यूपी की राजधानी लखनऊ में बुलाया गया है। फीडबैक की तैयारी भी की जा रही है और रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि आयोग अधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावों को लेकर चर्चा करेगा। फीडबैक के आधार पर चुनावों को टालने पर भी फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल बैठक के बाद आने वाले फीडबैक और रिपोर्ट पर ही फैसला अब निर्भर होगा। यानी जो फीडबैक दिया जाएगा, जो बैठक की जाएगी, उस पर जो फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद ही अब यह तय हो पाएगा और उसी पर यह फैसला निर्भर होगा। आपको बता दें निर्वाचन आयोग अगले 3 महीने लगातार जिस तरह से तारीखों के ऐलान के बाद राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगले 5 सालों में अगले 5 राज्यों में जो आगामी चुनाव होने हैं, उसको लेकर देश के 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने, यानी 2022 में चुनाव होने। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर समेत यूपी में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में हो रहा है समाप्त।
तो आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी देश और विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से रैलियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और अखबारों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री 1-2 माह के लिए चुनाव टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है, ये लगातार कहा जा रहा है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जेल में बंद एक आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए अनुरोध किया कि जस्टिस यादव ने कहा कि अखबारों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 6000 नए मामले आए हैं, 318 लोगों की मौत हुई है। यह समस्या रोज बढ़ती जा रही है। महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और जर्मनी समेत कई देशों ने यहां आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। भयावह हो सकते हैं हालात, यह भी कहा जा रहा है। जज ने कहा है कि दूसरी लहर में लाखों लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, हजारों जानें चली गई थी। ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव में जुटी भीड़ से हालात गंभीर हो गए थे। अब यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है और सभी पार्टियां लगातार सभाएं और रैली कर रही हैं, और यह कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, यह हाईकोर्ट के जस्टिस की तरफ से कहा गया था। तो गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में जिस तरह से चुनाव हैं और इन चुनावों के मद्देनजर यह देखा जा रहा है कि कोरोना यानी नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लगातार दस्तक दे रहा है, लगातार पैर पसार रहा है। धीरे धीरे पूरे देश में जो ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं वो भी देखे जा रहे हैं और कोरोना एक बार फिर से तेज हो गया है। अगले 5 राज्यों के चुनावों को किस तरह से निर्वाचन आयोग इसको देखता है, किस तरह से चुनाव आयोग इसमें फैसला लेता है, यह सब महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह सब निर्भर करता है जो आज बैठकें होंगी अधिकारियों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ। चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग जो बैठक करने जा रहा है, उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन यह फैसला तब लिया जाएगा क्योंकि इन राजनीतिक दलों का क्या फीडबैक है उस पर भी मंथन किया जाएगा। और मंथन करेगा कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मंथन करेगा उन रिपोर्टों पर जो फीडबैक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिया जाएगा। चुनाव आयोग मंथन करेगा उन अधिकारियों की फीडबैक पर जो आज बैठकों के बाद दिया जाएगा। यानी बैठकों के दौरान जो अधिकारी फीडबैक देंगे वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा आज, उसको लेकर जो बैठकें होंगी और फीडबैक लिया जाएगा, उस फीडबैक के आधार पर ही यह फैसला लिया जाएगा। आज खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं और मेहमानों से सबसे पहले परिचय करा देते हैं। सबसे पहले परिचय फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। धर्मेंद्र राय हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका भी। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। दिलीप यशवर्धन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जिस तरह से चर्चा की शुरुआत की जानी चाहिए, तारीखों का ऐलान की चिंता सता रही है और ये चिंता इसलिए भी सता रही है क्योंकि लगातार जो ओमिक्रॉन है वो बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन की चिंता लगातार पूरी दुनिया को सता रही है और यही हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था। प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की थी निर्वाचन आयोग से और कहा था कि ये जान है तो जहान है। और यह कैसे देखती हैं राजनीतिक पार्टियां, आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। सभी राजनीतिक जो हमारे प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सत्ता में है उनसे अपील की जा रही है कि ये जो चुनाव है वो टाल दिए जाएं। प्रधानमंत्री से भी अपील की जा रही है। अब ये फीडबैक, इनके फीडबैक के बाद ही निर्णय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग लेगा। तो इसलिए हम लोग अगले 3 महीने तक इस पर जिस तरह से लगातार अडिग है, तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता भी लागू होनी होती है और पूरा 3 महीने तक ये पूरा कहीं ना कहीं ये चुनाव में व्यस्त रहेंगे। देश के 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और अब उसी पर मंथन करने के लिए चुनाव आयोग लखनऊ पहुंच चुका है और बैठकें करेगा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ, अधिकारियों के साथ, उनका फीडबैक लेगा, उसके बाद ही निर्णय आएगा। और हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हैं, कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं। कुलभूषण त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, लगातार
जो कोरोना है वो दूसरी लहर ने समझा दिया है हमें कोई भी लापरवाही करना कितना महंगा हमारे लिए पड़ सकता है। और इसी के लिए लगातार राजनीतिक दलों से बैठक करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच चुका है लखनऊ। अब सबसे बात की जाएगी, आपकी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल होंगे, प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। कैसे देख रहे हैं कुलभूषण त्रिपाठी? कुलभूषण त्रिपाठी, इसको कैसे देखते हैं? चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसका निर्णय किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं होना चाहिए। संवैधानिक किया है, उसमें संवैधानिक निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग को यह जिम्मेदारी है और उनका दायित्व है और उसी का निर्वहन। लेकिन आपका फीडबैक भी जरूरी है ना कुलभूषण त्रिपाठी, आपका फीडबैक भी जरूरी है। सभी पार्टियों का फीडबैक लिया जाएगा, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, इसलिए चुनाव आयोग आपके साथ बैठक करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए सर। नहीं, चुनाव होने चाहिए, एहतियात के तौर पे होने चाहिए। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिसमें कहीं भी इस तरह की समस्या कोरोना जैसी नहीं दिख रही है, अगर जो सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी तो कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार इस मूड में दिख नहीं रही है। अभी कई ऐसी खबरें आई कि जांच सैंपल भरे हुए पड़े पाए गए, कहीं कबाड़ी को बेच दिए गए, ब्लड से भरी हुई वो शीशियां और वो कोरोना सैंपल। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, जिसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन समय के हिसाब से अगर जो चुनाव होते हैं तो बहुत बेहतर है। कांग्रेस कुलभूषण त्रिपाठी, प्रतिज्ञा यात्राओं में भी भीड़ आ रही है, वो भी मास्क नहीं पहन रही थी, वो भी हमने देखा। हाँ बिल्कुल, भीड़ को समझाना थोड़ा कठिन है, नहीं समझ रही है। अभी हमारी मैराथन भी चल रही है, उसमें भी बहुत भीड़ जुट रही है। लेकिन चुनाव के लिए अगर जो रैलियों ये सारी जिम्मेदारियां सिर्फ चुनाव आयोग की हैं, ये सारी जिम्मेदारियां सिर्फ चुनाव आयोग की हैं, राजनीतिक पार्टियों की बिल्कुल नहीं है। उन्हें नहीं समझना चाहिए इस तरह की जो रैलियां वो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आपने देखा दूसरी लहर में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आए और वो कोरोना के जो रिजल्ट थे वो आपने देखे, कितनी मौतें लगातार हुई। अगर हम इस पर मंथन नहीं करेंगे, इस पर राजनीतिक पार्टियां नहीं सोचेंगी, तो कितना मुश्किल आने वाले समय में यह हो सकता है। तीसरी लहर को दावत देने वाली बात है। अगर चुनाव होता है तो पूरी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी होनी चाहिए, सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, किसी की एक की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इससे भी आप नहीं मना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के नियम कायदे धर्मेंद्र राय हमारे साथ हैं। ठीक है कुलभूषण त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने सवाल टॉस कर दिया है और सवाल ये कर दिया है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है और इसीलिए उनसे भी अपील की जा रही है और उनसे अपील हाईकोर्ट के जस्टिस तक कर रहे हैं। धर्मेंद्र राय, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं पहले भी आपके पास आया था और आपसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र राय इस वक्त भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, माफी चाहेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ फखरुल हसन चांद है। फखरुल हसन चांद, जिस तरह से लगातार जो यात्राएं जो लगातार आप लोग कर रहे हैं, विजय रथ यात्राएं, उनमें कितनी भीड़ आ रही है, क्या समझ रहे हैं आप उससे कि वाकई ये जो यात्राएं हैं वो बंद होनी चाहिए, जो सभाएं हैं वो बंद होनी चाहिए, या चुनाव वक्त भी टाल देने चाहिए? क्या समझती है आपकी पार्टी? हम समझते हैं कल चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव से बात की थी, वार्ता की थी। उत्तर प्रदेश सहित जितने भी राज्य में जहां चुनाव हैं वहां पे जो कोरोना की स्थिति है उससे भी अवगत हुए थे। आज उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग रहेगा। हम समझते हैं कि अगर चुनाव आयोग समझता है तो उसको चुनाव जो रैलियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करना चाहिए और राजनीतिक दल चाहे हम हो या दूसरे दल हो, हम सबको उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि किसी की भी जान बहुत कीमती होती है, चाहे वो आम जनता हो या कोई वीआईपी हो। हम समझते हैं कि कोई एक गाइडलाइन के साथ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम चीजों को इस तरीके से टाल भी नहीं सकते हैं। तो आप समझते हैं कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन पाबंदियों के साथ होना चाहिए। आप चुनाव तो होना चाहिए, हाँ, ये तो आप समझते हैं ना फखरुल हसन चांद? आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव तो होना चाहिए? देखिए, चुनाव होना चाहिए और कल चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कहीं उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना को लेके कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके या टाला जा सके। फखरुल हसन, आपसे ही समझने की कोशिश करूंगा, क्या ऐसे नियम बनाने चाहिए चुनाव आयोग को? क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? क्या आपकी पार्टी सोचती है कि किस तरह के नियम होने चाहिए जो हम कोरोना पर कोरोना को मात भी दे दें और हम चुनाव भी करा लें? देखिए, हम समझते जैसे कल चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्यों को, स्वास्थ्य सचिवों को कहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे वैक्सीनेशन को तेज कर दिया जाए।
तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है या जितने लोग रह गए हैं, तो हम समझते हैं कि कैंप लगा के अलग से वैक्सीन को जो है लगवा दिया जाए। दूसरी चीज ये कि चुनावी रैलियां जो हो रही है उसके तरीके दूसरे भी हो सकते हैं। अगर चुनाव आयोग ऐसी कोई गाइडलाइन बनाएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम भीड़ बहुत इकट्ठा कर ले। अगर दूसरे नियम भी कहीं कोई चुनाव आयोग बनाएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल, तो साथ आप देंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं दिलीप यशवर्धन जी। जिस तरह से चुनाव को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव होने जरूरी हैं, लेकिन ओमिक्रॉन भी आ रहा है और ओमिक्रॉन लगातार दस्तक दे रहा है और धीरे धीरे जिस तरह से पैर पसारता जा रहा है, उसके लिए क्या ऐसा करें हम कि चुनाव भी हो जाएं और हमारा जो ओमिक्रॉन है उससे भी बचाव हो जाए? शुभेंदु जी, मेरा भी ये मत है कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव को नहीं टालना चाहिए। उसका कारण ये है कि चुनाव में अभी समय है। चुनाव कई चरणों में होता है और पहला चरण भी अभी काफी समय है, 1 से 1.5 महीने का समय है। लेकिन ये जो चुनावी रैलियां हैं ये पूर्णतया बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना चुनाव से नहीं फैलेगा। चुनाव में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता है, वोट डालने के लिए अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं, उन सेंटर्स पे लाइन दूरी से लगाई जा सकती है। लेकिन ये जो चुनावी रैलियां हो रही है सारी पार्टियों की, वहां 2 गज तो छोड़ दीजिए, 2 सेंटीमीटर का 2 मिलीमीटर का भी डिस्टेंस नहीं होता, आदमी के ऊपर एक चढ़ा रहता है। तो कोरोना अगर फैलेगा तो रैलियों से फैलेगा, चुनाव कराने से नहीं फैलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जिसको भी इंटरवीन करना पड़े। दिलीप यशवर्धन जी, मैं माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा और ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं जो रैलियां हैं सिर्फ उसी से कोरोना फैलने की ज्यादा आशंका है, लेकिन जो वोटिंग होगी उस दौरान भी तो लाइनिंग होगी, उस दौरान भी तो भीड़ होगी, वहां कोरोना फैलने की वहां पर देखिए, वहां पर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन होगा, क्योंकि वहां पर लोग मास्क लगा के आएंगे, बिना मास्क के किसी को लाइन में लगने नहीं दिया जाएगा और लाइन में भी डिस्टेंस कराया जा सकता है। वो जो पुलिस बल, सुरक्षा बल लगता है, वो इन कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करा सकता है। और वहां पर आदमी थोड़ी देर के लिए आएगा और चला जाएगा। जब उसकी बारी आएगी 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम आदमी लाइन में लगेगा और चला जाएगा। और उसके लिए ये भी हो सकता है कि हम जो चरण हैं उन चरणों को बढ़ा दें, हम 4 की जगह 8 चरणों में करा दें, 12 चरणों में चुनाव करा दें, ताकि भीड़ कम हो। सेंटर्स ज्यादा बना दें ताकि भीड़ कम हो। वो सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और वहां पर आदमी सिर्फ जाएगा, वोट डालेगा और चला आएगा। वहां पर उतनी गैदरिंग नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से रैलियों में आप भीड़ देख रहे हैं अभी, कल भी, मतलब कल क्या रोज ही हो रही है। और देखिए भीड़ पेपरों में, आज सुबह भी मैं पेपर में देख रहा था कि इतना भीड़, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही, तो ये विस्फोटक हो जाएगा ना। और ये चीज अगर 1.5 महीने तक चलती रही तो इलेक्शन आते आते जो बंगाल में हाल हुआ था वही हाल फिर यहां भी हो जाएगा। तो अगर चुनावी रैलियों को रोक दिया जाए तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत आसानी से होंगे और ये जो कोरोना फैलने की खतरा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टियों पर रोक लगा दी गई है, सोशल गैदरिंग पे रोक लगा दी गई है, रात का कर्फ्यू भी कर दिया गया है, आम पब्लिक के लिए कर्फ्यू कर दिया गया है, लेकिन रैलियां बराबर हो रही हैं। साहब ये कैसा नियम है? राजनीतिक पार्टियों का सबसे पहला सामाजिक और संवैधानिक धर्म है, ये जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। तो ये सबसे पहले जनता की चिंता करनी चाहिए और जनता की चिंता करनी है, इनको अपनी बात जनता तक पहुंचानी है। तो आप वर्चुअल मोड में पहुंचाइए, वर्चुअल रैलियां करिए, वर्चुअल संबोधन करिए। जो आपका समर्थक होगा, जो आपके विचारों से प्रभावित होगा, वो तो वैसे भी आपको वोट दे करके आएगा। आप रैली करिए चाहे ना करिए। रैली करते हैं आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ साहब हमारे साथ इतनी भीड़ है, और वो जो भीड़ होती है वो आम जनता की भीड़ नहीं होती है, वो आपके समर्थक होते हैं, आपके कैडर वोट होते हैं, आपके बुलाए हुए लोग होते हैं। आम जनता रैलियों में नहीं जाती है, आम जनता आपके काम से प्रभावित होती है, आपकी। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, हमारे साथ धर्मेंद्र राय भी जुड़ रहे हैं और आप लगातार ये कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी ज्यादा उनकी है जिनकी सत्ता है। धर्मेंद्र राय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र राय ज्यादा व्यस्त हैं, उसकी वजह से नहीं हमारे साथ बात कर पा रहे हैं, या तकनीकी दिक्कत की वजह से लगातार वो जुड़ नहीं पा रहे। क्या वजह है, कोशिश की जाएगी उन तक दोबारा पहुंचने की। लेकिन मैं वापस फखरुल हसन चांद आपके पास आना चाहूंगा और एक बार फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपकी जो पार्टी के नेता हैं फखरुल हसन, मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पंडित जी पूजा करते जो चुनाव आयोग की तरफ से अब कोशिश की जा रही है, या फिर वो आपसे बैठकें करने के लिए लखनऊ खुद पहुंच रहे हैं, क्या उसी का इंतजार आपकी पार्टियां कर रही थी? जो सभाएं हैं उसमें आपको नजर नहीं आता या आपकी पार्टियों को नजर नहीं आता कि कोरोना फैल रहा है?
फखरुल हसन चांद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, आपने माइक म्यूट कर लिया है शायद। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही? जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी फखरुल हसन चांद बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हालात नहीं है, और हम एक बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक दल है। अगर उत्तर प्रदेश ये गैर जिम्मेदाराना बात है सर, कब ये हालात बदल जाएंगे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और इस चुनाव आयोग को भी नहीं पता। देखिए फिर तो हम और आप सब अपने अपने घरों पे बैठे। अगर हम ये सोचते हैं कि हालात एकदम से बदल जाएंगे, तब तो हमें सबको अपने अपने काम छोड़ के घर पे बैठना चाहिए। नहीं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप जो रैलियां हैं वो लगातार जारी रखेंगे और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जब कोरोना के हालात खराब होंगे तब हम रोकेंगे? तो आप सर, घर में बैठने की बात नहीं हो रही, नियमों का पालन करने की बात हो रही है। ठीक है, घर में बैठने की बात नहीं हो रही फखरुल हसन चांद। मैं ये कह रहा हूं कि जो नियम है उसका इंतजाम पहले से होना चाहिए ना। जो रैली आप कर रहे हैं उसमें जो भीड़ नजर आ रही है, उनको मास्क बांटने चाहिए ना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है, ठीक है। आप राजधानी लखनऊ आ जाइए, स्वदेशी मेला चल रहा है। आप राजधानी लखनऊ आ जाइए, लाखों की भीड़ जो है मुख्यमंत्री जी जमा कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी जमा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में हैं। तो हम तो कंपटीशन हो रहा है। अगर वो रैली करेंगे, वो भीड़ करेंगे, तो आप भी करेंगे। बोले कंपटीशन करेंगे हम तो। हाँ, हम घर पे बैठ जाए, घर पे बैठ जाए। नहीं, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। नहीं, किसने नियम बताए? आप बताइए, जो नियम हो, जो लगातार जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, जो हम लोगों को बचाते हैं कोरोना से, उन नियमों का पालन करने के लिए किसकी जरूरत है? क्या हमें जागरूक नहीं होना चाहिए? जो रैलियां में लोग हैं उसके लिए हमें जागरूक नहीं होना चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं नियम का पालन करना नहीं, चाहिए? अगर कंपटीशन है कि उनकी रैली में इतनी भीड़ है तो हम भी इतनी जुटाएंगे और हम मास्क भी नहीं लगाएंगे, पूरे देश को बर्बाद कर देंगे एक साथ। नहीं, आप क्या बताइए, वो देश को बर्बाद कर देंगे। वो अपनी रैलियां करते रहे, उनसे सवाल नहीं होगा कि प्रधानमंत्री क्यों रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से सीधे अपील कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस लगातार उनसे कह रहे हैं कि चुनाव टाला जाए। उनको लगातार कहा जा रहा है, आपसे भी कहा जा रहा है कि आप जो नियम है उसका पालन तो कर ही सकते हैं ना। आपके जो नियम है, कोरोना के जो नियम है, सीधा फखरुल हसन, जो कोरोना के नियम हैं जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हमारी जनता बच सकती है, उत्तर प्रदेश वासी बच सकते हैं, उनका तो पालन कर ही सकते हैं ना हम। नहीं, हम लोग तो जितने उसके लिए किसी का इंतजार करने की क्या जरूरत? यही सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी रहेगा। हम लोग तो सबसे कहते हैं, जितने लोग आते हैं उनसे अपील भी करते हैं कि मास्क लगा क्या है, दूरी बना क्या है, लेकिन सब जानते हैं कि जब रैलियों में फखरुल हसन चांद, अब सुन लीजिए, जब रैलियों में इतना खर्चा किया जाता है, पंडाल बनाने में, कुर्सियां लाने में, दुनिया भर की व्यवस्थाएं की जाती हैं, पूरे शहर को होर्डिंग से पाट दिया जाता है, तो क्या मास्क की व्यवस्था राजनीतिक दल नहीं करा सकते? क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था राजनीतिक दल नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। तो क्यों नहीं कराते आप क्यों नहीं कराते? नहीं, सब देखिए, ऐसे तो आप अगर चेक कीजिएगा, सब कहेंगे मेरी जेब में मास्क रखा है। जितनी भीड़ आती, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की भीड़ हो, इस समाजवादी की बात नहीं। एक संदेश जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी अगर एक संदेश दे दे कि भाई आप सब लोग मास्क लगाएंगे तभी हम शुरुआत करेंगे, तो ये संदेश आप क्यों नहीं देना चाहते? चलिए, सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं? ये आप अगर चाहते हैं कि सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी ले, तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम आज ही हमारे साथ धर्मेंद्र राय भी जुड़ गए हैं। लगातार आप कह रहे थे धर्मेंद्र राय इसका जवाब दें, सत्ता में वो हैं इसलिए उनको ज्यादा जरूरत है। धर्मेंद्र राय जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और लगातार हम जुड़ने की कोशिश आपसे कर रहे थे, लेकिन लगातार तकनीकी दिक्कत की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। आपसे सवाल मेरा यह है धर्मेंद्र राय जी, जिस तरह से चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में बैठकें करने जा रहा है और ज्यादा जिम्मेदारी सभी जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की है, उनको नियमों का पालन कराना चाहिए, कड़ाई से पालन कराना चाहिए। जो रैली
रैलियां हो रही हैं, इसमें लगातार बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं, और ये जो फीडबैक है, अब आपका जो फीडबैक होगा उसी पे चुनाव आयोग डिसीजन लेगा, उसी पर निर्भर है पूरी तरह से, और आपके साथ बैठकें की जाएंगी। कैसे देख रहे हैं, क्या जो रैलियां की जा रही हैं उनमें बदलाव होना चाहिए? क्या आप समझते हैं ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, वो ओमिक्रॉन की जो दस्तक है बिल्कुल भयावह है। कोरोना हम सब लोग झेल चुके हैं, उसकी भयावह स्थिति से गुजर चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विश्वास है कि सारे देश के, चाहे वो पक्ष भाजपा के हों या गैर भाजपा के हों, सभी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के उन्होंने काम किया, वैक्सीन बनाई, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसा कि अब आसन्न है और चुनाव आयोग की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, तो हमारा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी को हर चीज में शक और शुबहा दिखती है। उनको संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं है, वो बराबर टिप्पणियां करते रहते हैं। अभी एक सुप्रीम हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक अपनी अपील जारी की, उस पर भी समाजवादी पार्टी का बयान आया। तो इनको अगर संवैधानिक चीजों पे नहीं विश्वास है, वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, ईवीएम पर विश्वास नहीं है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, तो इनका एक है कि लाठी तंत्र से, जिस तरह से इनके नेता प्रयास कर रहे हैं कि लाठी तंत्र से ही सत्ता हासिल की जा सकती है, मैं समझता हूं कि इनको अपनी सोच बदलनी चाहिए और देश की व्यवस्था, देश की धर्मेंद्र राय जी जिम्मेदार हाथों में है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, धर्मेंद्र राय जी, देश का धर्मेंद्र राय जी, फखरुल हसन चांद, मैं आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र राय जी, जिस तरह से कानपुर में आप कितना जिस तरह से फखरुल हसन चांद सवाल उठा रहे हैं धर्मेंद्र राय जी, कि जो रैलियां की जा रही हैं वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा है, और उन रैलियों में मास्क नहीं पहनते लोग, उन रैलियों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये भी जोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कर रहे रैलियां। देखिए, अभी आज फखरुल हसन चांद सारा जोड़ दिया मैंने आपका, अब सवाल लेने दीजिए। अब देश के गृह मंत्री ही गृह मंत्रालय चलाते हैं। आज गृह मंत्रालय का एक आया है, गाइडलाइन आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले एक कर्फ्यू घोषित कर दिया है कि 11 बजे रात से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो हम चैतन्य हैं, हम सतर्क हैं। बस बात यहाँ फंसती है कि जो समाजवादी पार्टी लाठी तंत्र से पूरे सिस्टम को चलाना। धर्मेंद्र राय जी, ठीक है, फखरुल हसन चांद शांत हो जाइए, अब धैर्य रखिए, मुझे सवाल लेने दीजिए। फखरुल हसन चांद शांत हो जाइए और मुझे सवाल लेने दीजिए। क्यों चिंता करते हैं? धर्मेंद्र राय जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, और मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरह से लगातार जो चुनाव आयोग है अब बैठक करने लखनऊ पहुंच गया है, 28-29 दिसंबर को वो लखनऊ में रहेंगे, आप लोगों की रिपोर्ट पर ही सब निर्भर है, और रिपोर्ट ना सिर्फ आप ही की पार्टी की जाएगी, सभी राजनीतिक दलों से वो बैठकर बात करेंगे। और ऐसे में मैं ये समझना चाहता हूं कि वाकई जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक साथ आकर क्यों इस पर बैठकर बात नहीं करना चाहते, पूरी तरह से एक मत होकर, क्योंकि ये जान है तो जहान है। जस्टिस भी लगातार हाईकोर्ट के कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, और यह अपील प्रधानमंत्री से भी की गई है, चुनाव आयोग से भी की गई है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किन नियमों के साथ होना चाहिए? क्या जो रैलियां हैं इन पर रोक लगनी चाहिए या इनमें पूरा ख्याल कोरोना का रखा जाना चाहिए? क्या धर्मेंद्र राय जी आप समझते हैं? देखिए, कोई फैसला, इतना बड़ा फैसला एक दिन में एक चर्चा में नहीं की जा सकती। इस पर बहुत सम्यक विचार होगा। चुनाव आयोग है, भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय न्यायालय है, और सभी राजनीतिक दलों का, हम तो सभी में विश्वास करते हैं। इसमें तो कम से कम धर्मेंद्र राय जी सभी पार्टियों को, मुझे लगता है धर्मेंद्र राय जी, मुझे लगता है इसमें तो किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को समझना चाहिए कि वाकई जान है तो जहान है। अगर देश के लोग बचेंगे तभी देश बच पाएगा ना सर। ये तो समाजवादी पार्टी को ये कोरोना वायरस जो हमारे देश में, अभी हमारे साथ अनुपम खेर जी बैठे थे, अभी वो कह रहे थे कि किस तरह से भारत में, अखिलेश यादव भी लगातार कर रहे हैं सर रैली, अखिलेश यादव भी रैलियां नहीं छोड़ रहे हैं। फखरुल हसन चांद, अब जवाब तो लेने दीजिए। आप लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि आक्रोशित हो जाते हैं कि दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब इतनी देर से हम धर्मेंद्र राय से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से समझने की कोशिश कर रहे थे, अब लगातार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ठीक है सर, अब ठीक है ना सर, बात तो करने दीजिए ना धर्मेंद्र राय से, समझने दीजिए वो पार्टी की तरफ से क्या रखना चाह रहे हैं, क्या उनके पास है, वो तो समझने दीजिए ना।
धर्मेंद्र राय जी, जिस तरह से लगातार आपने कहा कि बड़ा बड़ा विषय है, सब लोग इस पर बैठ के निर्णय देंगे, अपनी फीडबैक देंगे, आपको क्या लगता है कि क्या फीडबैक आपको देनी चाहिए? देखिए, अभी जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये खतरनाक संकेत मिलने शुरू हुए हैं और सबसे बड़ी सतर्कता है। मोदी जी ने बार बार कहा है कि जान है तो जहान है, इसी बात को माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है। तो हम सारे सम्यक बातों को, सभी दलों को, राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर हर जो हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी राय लेकर के जरूर एक रास्ता बनाएंगे। और देश में ये समाजवादी पार्टी नहीं, सभी को विश्वास रखना चाहिए कि देश में बहुत जिम्मेदार है, जवाबदेह सरकार है, ईमानदार सरकार है, पारदर्शी सरकार है। उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। अगर पार्टी भी छोड़ दी जाए तो हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, हर देशवासी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश को बचाए, अपने देश के लोगों को बचाए। और कहीं ना कहीं ये सभी की जिम्मेदारी है। जो उस रैली में खड़ा हुआ हर एक इंसान है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के प्रति ईमानदारी दिखाए और अपने आप को भी बचाए, दूसरों को भी बचाए। ये देश की नीति है जी। हम सभी, हमारे एक एक व्यक्ति यहाँ का, देश का हमारे लिए अनमोल साथी है। हम उसकी कैसे जान देने दें? ठीक है। तो ये हमारे समझ सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आएंगे जाएंगे लोग, तो सबसे पहले हमको यह परिस्थिति पैदा करनी है कि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। बिल्कुल, जीवन सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को सबको सोचना चाहिए और सबकी ये जरूरत है और सभी को अपनी ईमानदारी से देश के प्रति ईमानदारी निभानी चाहिए। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी रिएक्शन देना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए सर। कुलभूषण त्रिपाठी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। वैक्सीन जो बनाई, धर्मेंद्र जी अभी बोल रहे थे तो कह रहे वैक्सीन बनाई तो मोदी जी ने बनाई। ये रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं, वो मोदी जी नहीं जुटा रहे हैं। देश की सरकार छोड़ के, संसद की कार्यवाही छोड़ के प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां करते रहे। क्या उन्हें कोरोना की जानकारी नहीं है? आज भी उनकी रैली उत्तर प्रदेश में है, गृह मंत्री का रोड शो होने जा रहा है, जन विश्वास यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलने के लिए कि हर देश की जान की कीमत, ये तो लाशों की राजनीति इनका पुराना काम है। चाहे कोविड में देखें, चाहे गोधरा से लेकर अभी तक का इतिहास है। अच्छे काम सारे मोदी जी करते हैं। वैक्सीन मोदी जी ने बनाई, वैक्सीन मोदी जी ने लगाई, धन्यवाद मोदी जी। और मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आज तक हमेशा वैक्सीन बनते रहे और हेल्थ सेक्टर काम करता रहा। आपके जमाने में कोई अलग से मोदी जी वैक्सीन, आप बताइए आदमी है कि क्या? नहीं, आप अपने ऊपर विचार करिए कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। हम तो पढ़े लिखे हैं। देश की सरकार ने बनाया। हाँ, इस देश की सरकार ने वैक्सीन बनाई तो वो मोदी जी ने वैक्सीन बनाई। वो मोदी जी ने वैक्सीन बनाई ना, मोदी जी की फार्मूला। मोदी जी तो राफेल भी लोग देते हैं, जब बादल होते हैं राधा पकड़ नहीं पाएगा। मोदी जी तो नाले की गैस से चाय भी बनवा लेते हैं। मोदी जी तो पकौड़े को रोजगार भी बना देते हैं। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी जो रैलियां कर रहे हैं उससे कतई धर्मेंद्र राय जी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुलभूषण त्रिपाठी, कुलभूषण त्रिपाठी, कुलभूषण त्रिपाठी, जान की कीमत दिखाई देगी। कुलभूषण त्रिपाठी, अब एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना। धर्मेंद्र राय जी, धर्मेंद्र राय जी सवाल उठा रहे हैं कुलभूषण त्रिपाठी कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, उन रैलियों से ही कोरोना फैल जाएगा, ये चिंता वो जता रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब कोरोना संक्रमण था, आप एक भी देख लीजिए, सारे देश से वह जुड़े थे। आदरणीय मोदी जी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी जुड़े थे। वह डिजिटल माध्यम से सबको अपना संदेश दे रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे। और जब आपकी जन विश्वास यात्रा चल रही है, आप हर बात का आपने डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, प्रतिज्ञा यात्रा तो आपने भी की है। विश्वास यात्रा डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, प्रतिज्ञा यात्रा आपने भी तो की है, आपको किसने रोका? प्रतिज्ञा यात्रा नहीं कर रहे हैं दर्जी, दोनों समयों में अंतर है। जब चुनाव आयोग आपको किसने रोका? सम्मान कर रहे हैं। आपको किसने रोका? आप भी तो कर रहे थे प्रतिज्ञा यात्रा सर। नहीं, आज की बात हो रही है, ओमिक्रॉन तब नहीं था प्रतिज्ञा यात्रा के समय है दर्जी। लगातार कोरोना तो बरकरार है ना सर, कोरोना तो लगातार बरकरार है और कोरोना का एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन क्या है? कोरोना ही है सर, उसका वेरिएंट है, नया वेरिएंट है और 15वां वेरिएंट है। इससे पहले 14 वेरिएंट और आ चुके हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि उन वेरिएंट से बचने के लिए हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, बल्कि अपने आप तो सुधारा ही जा सकता है ना सर। निश्चित तौर पर उस पर प्रयास होना चाहिए। अपने आप जो आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञा यात्राओं को आपको भी रोकना चाहिए सर।
अपनी जिम्मेदारियों के साथ लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, उन सबको समझने की जरूरत है। उन सबको समझने की जरूरत है सर। ये मैं लगातार कह रहा हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, उन सबको समझने की जरूरत है। इसलिए दिलीप यशवर्धन, मैं आपके पास आऊंगा। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और ये सभी को होना चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये एक दूसरे से कंपटीशन में लगातार रैलियां बढ़ाती जा रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। क्या इस वक्त समझने की जरूरत नहीं है जब 15वां वेरिएंट लगातार आतंक मचा रहा हो? जरूरत है शुभेंदु जी, और इन पार्टियों को यह भी समझने की जरूरत है कि राजनीति समाज सेवा का एक कानूनी सरोकार है, कानूनी रूप है। आपको कानूनी ताकत मिलती है समाज सेवा को करने के लिए, इसी का नाम राजनीति है। राजनीति अलग से कुछ नहीं होती है। समाज सेवा में सबसे पहला कर्तव्य आपके ये बनता है कि आपका समाज सुरक्षित रहे। जो जनतंत्र है, ये तंत्र बाद में आता है, जन पहले आता है। जब जन होगा तब आपका तंत्र बनेगा और तब आपका तंत्र चलेगा। उसी जन से आपका तंत्र बनता है। तो उस जन की सुरक्षा आपकी सबसे पहली सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी कोई पार्टी नहीं निभा रही है। इसका सर्वप्रथम दायित्व जो आता है वो वर्तमान सरकार पर आता है। देखिए, सरकार और राजनीतिक पार्टी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और सरकार एक अलग व्यक्तित्व है। सरकार अगर कोई गाइडलाइन से निकालती है तो उसका सर्वप्रथम पालन करने की जिम्मेदारी उस पार्टी पे है जिस पार्टी की सरकार है। क्योंकि अगर मैं कानून बना रहा हूं तो सबसे पहला कानून पालन करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने रात में कर्फ्यू लगा दिया, दिन को मैंने रैली कर ली, तो ये तो कथनी और करने की अलग अलग बातें होगी ना। और उसको काउंटर करने के लिए बाकी राजनीतिक पार्टियां भी आगे आ गई, वो भी वही काम कर रही है। अरे भाई, जनप्रतिनिधि तो आप भी हैं, जनप्रतिनिधि वो भी। आप सरकार और राजनीतिक पार्टी को अलग करके देखिए। तो आप सबकी सबसे सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने देश की, प्रदेश की सुरक्षा करें। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी वो स्थिति नहीं आई है। अरे साहब, ऐसे ही तो स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल, जब आप नहीं रोकेंगे तो आप क्या चाहते हैं? चिंता करने की जरूरत है, गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है समाजवादी की प्रवक्ता। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सब इस देश बिल्कुल अगुवा है, सभी की जिम्मेदारी। इस देश का जो जनतंत्र है उसके इंजन है आप। कभी आप भारतीय जनता पार्टी लगती है, कभी समाजवादी पार्टी इंजन का रोल अदा करती है, कभी कांग्रेस अदा करती है। बिल्कुल, तो कमोवेश आप सबकी जिम्मेदारी बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है। धर्मेंद्र राय जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर इलेक्शन मैं जवाब दे दूं। धर्मेंद्र राय जी के पास सबसे पहले उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए धर्मेंद्र राय के पास जाना चाहूंगा। फखरुल हसन चांद, मैं आपके पास आऊंगा, उनके बाद सीधा आप तैयार रहिए। धर्मेंद्र राय जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। ये तो कहीं बोलने नहीं भाई देते लोग। धर्मेंद्र राय जी, धर्मेंद्र राय जी, तेल लगा लिया। ठीक है धर्मेंद्र राय जी, मेरा कहना है, सुन लीजिए सर। जी ने बहुत सही बात की है कि सरकार अलग है, पार्टी अलग है। वह पार्टी किसी की सरकार हो, पार्टी के कार्यकर्ता का अलग रोल है, सरकार का अलग रोल है, और सरकार जिम्मेदार है। आज ही मैं कह रहा हूं कि भारत देश के गृह मंत्रालय, लेकिन सर लगातार जो रैलियां कर रहे हैं उसमें भी तो भीड़ एकत्रित हो रही है। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, मुझे इतना विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह से पीछे कोरोना संकट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्थिति संभाली, कोरोना से जूझने के लिए उन्होंने तमाम उपाय किए, एक एक जांच। लेकिन अगर हम ही, लेकिन सरकार ही जिम्मेदारी नहीं, सरकारी रैलियां करेगी तो फिर ये भी रैलियां करेंगे और ये रैलियां करेंगे, आप भी रैलियां करेंगे, तो ये रैलियां तो होती चली जाएंगी। नहीं, ये जो और रैली में रेला निकल जाएगा देश का, फिर मेरा बैठने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर ये बोलेंगे, ये हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्रगण हैं इतना अभी उत्साहित हैं, अभी बहुत दूर है सत्ता आपसे। मैं कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए आज, फिर हमसे मिलिएगा चुनाव के बाद। आप नोट कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, आप नोट करके रख लीजिए। आप कोई बहस करने नहीं देना चाहते, क्यों मिलेंगी? नोट कर लीजिए, क्यों बैठते हैं? नहीं मिलेंगी। ये तरीका नहीं है, 50 नहीं मिलेंगी। और ये तरीका नहीं है। आपके सुनिए, आप अभी नोटों की गति से आप लोकतंत्र चलाते हैं। अभी गुंडई से नहीं चलेगा, गुंडई से नहीं चलेगा, गुंडई से नहीं चलेगा। फखरुल हसन चांद, फखरुल हसन चांद, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। फखरुल हसन चांद, धर्मेंद्र राय जी, आप बोलने नहीं देंगे। धर्मेंद्र राय जी, ठीक है,
इस तरह से डिबेट नहीं होगी फखरुल हसन चांद, सीधे आप अपनी बात रखिए और किस तरह से हम इस मेरी ओमिक्रॉन बात से में बच बीच सकते बीच में ये लोग हैं वो बोलने हमें देते हैं बताइए। भाई। आपकी पार्टी क्या इस पर सोच रही है, क्या विचार आपकी पार्टी के हैं वो बताइए। देखिए, एक भारतीय दूसरे पर जनता आरोप पार्टी- प्रत्यारोप बंद करिए, इस दौर में तो कम से कम बंद करिए जब हमारी पूरा बात देश सुनने दें, ये अपनी जूझ बात रहा करें। है कोरोना मैं से। जो कहना चाहता हूँ उसको बीच बीच में ये तो देखिए लगातार फिर ये बोल बोलेंगे। रहे हैं, लगातार ये केवल समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये ना जिम्मेदारी सरकार की बता रहे हैं, ना ये पार्टी की बता रहे हैं। ठीक है। तो जब अरे ये मैं बात पर बोलूं समाजवादी चर्चा में समाजवादी चर्चा करेंगे, चर्चा में मेरे पास बोलना वक्त नहीं पड़ेगा, है, मजबूरी है इसलिए हमारी। मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। नहीं, आप सब लोगों ये का बहुत बताना शुक्रिया, है, धर्मेंद्र ये राय जी, बताना फखरुल है, हसन चांद जी, कुलभूषण त्रिपाठी जी और दिलीप यशवर्धन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार दस्तक दे रहा है या लगातार पैर पसार रहा है, उससे हमें बचने के लिए कड़े रूल अपनाने होंगे, कड़े नियम अपनाने होंगे और कोविड के नियमों का पालन करना सभी पार्टियों के लिए जरूरी होगा। जहां पंडालों पर इतना खर्चा किया जाता है, जहां राजनीतिक रैलियों पर इतना खर्चा किया जाता है, जहां राजनीतिक बसों पर इतना खर्चा किया जाता है, तो वहां आपको भी और नियम अपनाने होंगे, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।